नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो चलिए आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और सभी को मेरे तरफ से जय गुरु। और देखिए आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है ना। यानी हिंदी में कहेंगे वर्क को कार्य, एनर्जी को ऊर्जा और पावर को कहेंगे शक्ति। ये हम लोगों का 30th यानी कि 30वां दिन है। और बेसिक साइंस में अगर बात कर लिया जाए तो अभी तक हम लोगों ने वेव टॉपिक कंप्लीट किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, साउंड और लाइट चैप्टर। और 125 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के साथ स्टेटमेंट के क्वेश्चन, मतलब पूरा अच्छे से हमने मलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं आज के जो टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर फिजिक्स में। ये आपके CBT 1 में भी आएंगे और CBT 2 में भी आपके सिलेबस में मेंशन है। जो आप लोग परेशान होते हैं, कमेंट करते हैं बेसिक साइंस सर, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा दो सर, जो CBT 2 में आएंगे। तो भाई देखिए मैंने स्टार्ट ही किया था, पहले आपको कहा था कि मैं पूरा CBT 1 और CBT 2 लेकर के चलूँगा अभी आपको, क्योंकि CBT 2 के जो सिलेबस में आपको बेसिक साइंस पढ़नी है वो अलग चीज़ नहीं है। आप समझिए चीज़ों को। आपको भले यूट्यूब में कुछ भी बोल दिया गया, आज मैं आपको वर्क एनर्जी पावर पढ़ाऊँगा, फील कराऊँगा, वर्क को फिल कराऊंगा, एनर्जी को भी मैं फिल करवाऊंगा। तो जैसा नहीं है कि CBT 2 में मैं आप उस समय भी अगर मैं क्लास लूँगा तो कुछ अलग चीज़ मैं वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा दूंगा। आज मैं जो पढ़ा दूंगा मैं बोल के जाऊँगा कि आप CBT 1 का क्वेश्चन उठाइए या CBT 2 का क्वेश्चन उठाइए, देखिए क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। वो बेफालतू कुछ भी चीज़ें बोल के निकल जाना वाला काम मैं नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद आइए, अभी हम लोग लाइट चैप्टर को जब ख़त्म किए हैं, देखिए सेल्फ सेटिस्फेक्शन नाम की कोई एक चीज़ होती है, वो मुझे नहीं मिल पाई है। जितना मैंने वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में और साउंड में किया है, लाइट में अभी मुझे काफ़ी चीज़ें करवानी थी आपको, काफ़ी और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने थे। पिछले सप्ते क्लासेस नहीं हुई। एक तो आप लोग मतलब ठीक है, आप लोग सपोर्ट करो चाहे नहीं करो, डजेंट मैटर। और अब मतलब ये मैं भी नहीं बोलने वाला ज़्यादा कि भाई लाइक शेयर वगैरह कुछ भी करो। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप है फोकस स्टडी विद अभी के नाम से। इसको ज्वाइन करना इसलिए ज़रूरी है कि हर अपडेट आपको यहाँ मिलेगी। और चैनल को जो ये बेल आइकन है उसको नोटिफिकेशन के लिए ऑन रखना, ठीक है ना। हर चीज़ें मैं आपको ये मैसेज के माध्यम से भी नहीं बता सकता हूँ, कई चीज़ें मैं वीडियो के माध्यम से बताऊँगा, कई चीज़ें इस टेलीग्राम में बता दूँगा, शेयर कर दूँगा, कंटेंट वगैरह जो भी होगा। तो हाँ, मैं बता रहा था लाइट चैप्टर में आपका, देखिए स्कैटरिंग के बारे में मुझे कुछ चीज़ें डिस्कशन करना था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद मुझे मरीचिका का मतलब दिखाना था यार, क्योंकि देखिए जब हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ लिया है तो उसको एक प्रैक्टिकली वे में भी समझने की चीज़ें ज़रूरी थी। ऑप्टिकल फाइबर में कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर वो काम करती है। उसके बाद हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा यानी कि अपवर्तन पढ़ा। तो वो अपवर्तन को भी प्रैक्टिकली वे में हमें समझना चाहिए था कि हम पानी में कोई भी चीज़ को जब डुबा देते हैं या फिर पानी में हम नींबू को ही रखते हैं तो नींबू क्या होता है, अपनी जो निचली वाली सतह से क्या होता है थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? अपवर्तन। वो कैसे वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होता है वो भी मुझे बताना चाहिए था, नहीं बता पाया। नहीं बता पाने का रीज़न ये था कि आप लोग इतने परेशान करते हैं, टेलीग्राम में हो चाहे मैसेज में, जो भी है, कि CBT 1 के लिए परेशान, सॉरी CBT 2 के लिए परेशान कर रहे हैं कि सर ये सिलेबस में नहीं है। तो भाई मैंने कहा ना कि हमने वेब टॉपिक स्टार्ट किया, अब वेब को छोड़ करके मैं कैसे आ जाऊं कुछ भी CBT 2 का या फिर वर्क एनर्जी को लेके आ जाता, क्योंकि देखिए वेब को कोरिलेट किया जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब में। अभी वेब और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब हमने पढ़ा है तो उसका जो भाई पार्ट है उसको तो कवर करके ही ना आए, साउंड को लाइट को कवर, अब इसको हम बाद में कवर करते हैं। तो वेब में जो पढ़ा है फिर से हमको आपको वहाँ पर डिस्कशन करना पड़ता। तो देखिए चीज़ें समझिए, सिस्टमेटिक वे में पढ़िए। और कोई आसमान, क्या ही मैं बोलूँ यार, कोई ऐसा चीज़ नहीं है CBT 2 में जो साइंस पढ़ना कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क तक नहीं है। मैं आज दिखाऊंगा वर्क एनर्जी पावर, मतलब ये आज तो ख़त्म नहीं होगा, 4-5 दिन तो लगेंगे ही भाई। तो देख लीजिएगा और जाके जहाँ से कोर्स खरीदे वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा। और यहाँ से पढ़ के जब जाइएगा तो उनका जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा वो देखिएगा बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब देखिए अलग चीज़ है कि आपको कुछ ऐसा अलग लेवल पे वो क्वेश्चन करवाएं प्रैक्टिस, जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप ALP टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं या अलावे SSC की या फिर स्टेट PCS की या स्टेट की SSC की तैयारी कर रहे हैं, जो डिमांड है वर्क एनर्जी पावर की अप टू 10th लेवल पे, उससे भी मैं ऊपर तक की चीज़ें, फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बहुत कुछ मैं समझा करके चले जाऊँगा, ठीक है ना जी। तो देखिए ये बात है कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया मुझे लाइट चैप्टर में, रीज़न बस ये था कि कुछ चीज़ें बची हुई है और उसमें कुछ प्रैक्टिस करवानी भी है। तो ठीक है, अभी मुझे लाइट का और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना, तो उसमें मैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट वगैरह सब कुछ करवा दूंगा, जो भी चीज़ें मैंने बोला बचा हुआ। और एक ह्यूमन आई बचा हुआ, तो ठीक है वो सेपरेट हम लोग उसको पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। उसमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी बनता है, न्यूमेरिकल भी बनता है, उसको भी देख लेंगे, ठीक भाई। तो 4-5 मिनट बर्बाद हो गया आपका।
और ये बातें करनी भी ज़रूरी है ना, क्योंकि देखिए चीज़ें अंदर रखने से अच्छा है कि आप तक पहुंचा दी जाए और आप हमें तक पहुंचा दिए। तो चलिए आज का जो टॉपिक है आपका एलपी टेक्नीशियन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो CBT 1 और CBT 2 में आरआरबी जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आपके जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ पर ये एक अच्छा रोल अदा करती है। अगर आप पिछले ईयर में देखेंगे तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन भर भर के पूछे गए थे ग्रुप डी में भी। ये 2019 की ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ, एलपी टेक्नीशियन। इस बार ग्रुप डी में क्या देखा गया, लाइट चैप्टर और इलेक्ट्रिसिटी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन करिएगा इस ग्रुप को। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमने पहला टॉपिक खत्म कर लिया, 9 क्लास लेकर के, जाके उसको भी देखिए। लिंक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल विजिट करिए, नहीं तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन करिए, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। चलिए भाई, अब समझते हैं सबसे पहले वर्क, एनर्जी एंड पावर को। तो सबसे पहले वर्क को ख़त्म करेंगे, फिर एनर्जी को, फिर पावर को, एक एक करके हम लोग ख़त्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क को। सबसे पहले तो देखिए जो चीज़ यहाँ लिखा हुआ पहले उसको एक बार पढ़िए, ठीक है ना। धीरे धीरे करते करते हम इस वर्क में इंटर कर जाएंगे और पूरा वर्क को समझा करके निकल जाएंगे, और एकदम ठेठ भाषा में पढ़ करके चलेंगे, ठीक है ना। कोई साइंस का लैंग्वेज नहीं, एकदम सरल भाषा, शुद्ध भाषा, जो घरों में चीज़ें चलती है वैसे ही पढ़ेंगे। तो बात किया जाए वर्क या फिर कार्य, हिंदी में हम जिसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन देखिए, बहुत सारे डेफिनेशन है, बहुत सारी किताबें में अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। तो नॉर्मली जो हमें समझ में आती है या फिर जो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं या जो यूज़ करते हैं उस पर ही हम लोग बात करेंगे। लिखा गया है क्या कि अभी परेशान, मैंने क्या कहा है कि अभी जो लिखा हुआ पढ़िए, सुनिए एक बार, दूसरे बार को समझिए, तीसरे बार को मैं जो समझाऊंगा उसको समझिए, फिर अपने आप पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। वर्क इज़ आ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट ये आपका है DISP, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ये है डिस्प्लेसमेंट। कार्य क्या होता है, बल और विस्थापन का एक अदिश गुणनफल होता है। अदिश गुणनफल होता है, या फिर इसको आप बोल सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट को आपको कई किताब में मिलेगा डॉट प्रोडक्ट भी, ठीक है ना। तो ये भी आप लिख लीजिएगा डॉट प्रोडक्ट। यानी कि वर्क क्या है, वर्क इज़ आ स्केलर प्रोडक्ट। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है ये सब क्या है, तो मैंने कहा कि आपको समझ में आना भी चाहिए, अभी हम समझा ही नहीं है, बस सुनिए केवल। वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कार्य बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। अब आइए, यहाँ मैंने कुछ लिखा है, W फॉर वर्क, F फॉर फोर्स, S फॉर डिस्प्लेसमेंट, W फॉर कार्य, बल F हो गया, विस्थापन S हो गया, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब देखिए F के ऊपर मैंने एरो साइन दिया है और S के ऊपर मैंने एरो साइन दिया, एक एक चीज़ का कुछ कुछ मीनिंग है भाई, और उसके बीच में मैंने एक डॉट मार दिया, ठीक है ना। अब आइए, अब इसको को रिलेट करिए। वर्क, वर्क, ठीक है, इज आ स्केलर प्रोडक्ट, और यही स्केलर प्रोडक्ट को ही हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो ये देखिए डॉट, ये प्रोडक्ट है, किसके किसके बीच का डॉट प्रोडक्ट, किसके किसके बीच में, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना भाई। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा यहाँ पे, ठीक है भाई। यानी कि वर्क क्या है, फोर्स, ये जो एरो साइन इसके ऊपर रखा गया है फोर्स के ऊपर, ये बताता है क्या है कि ये क्या है, एक वेक्टर है। अब वेक्टर क्या है उसके पे ऊपर भी आएंगे, हम समझाएंगे आपको। देखिए W के ऊपर मैंने एरो साइन नहीं दिया, यानी कि W क्या है, वेक्टर नहीं है। उसके बाद क्या लिखा मैंने, डॉट, यानी कि डॉट प्रोडक्ट, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट। डिस्प्लेसमेंट के ऊपर मैंने एरो दिया है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी कैसा है, एक वेक्टर है, ठीक है ना। एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर को हिंदी में कहते हैं सदिश राशि। तो एक फॉर्मूला आपके दिमाग में अभी बन गया, आपको कुछ अभी समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इतना समझ में आया कि वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर है उसके बीच का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। ये एरो साइन क्या बता रहा है कि फोर्स क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। इतना क्लियर हो क्या। अब आइए, यहाँ एक आपको कुछ दिख रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। आपने यहाँ पर फोर्स लगाया है इस एंगल पे, ठीक है। आपने यहाँ पर इस एंगल पे फोर्स लगाया है, तो बॉडी जो है इस पर क्या हुई, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट देखने को मिली, ठीक है ना। यानी आप क्या कह सकते हैं कि वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये आपको इतना क्लियर हो गया, ये इमेज समझ में आया। ये इमेज आपको क्या बता रहा है कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है, इधर बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, इतना आपको समझ में आना चाहिए बस। एक और डिफिनेशन की बात की जाए वर्क की, तो ऐसा भी बोला जाता है कि वर्क क्या होता है, बल गुना बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब ये कहा गया है कि जो भी हम बल लगाते हैं या फिर जो भी हम फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स के डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट की विस्थापन होती है या फिर उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। जैसे यहाँ एक सरफेस है ये आपका, ठीक है ना, और ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक।
यहाँ मैंने लगाया इस डायरेक्शन में फोर्स, तो इस डायरेक्शन में क्या हुआ, आपका डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, बॉडी क्या हुआ, मूव किया यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपका S4 क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। तो जो बल की दिशा में, ये आपका क्या था, बल का डायरेक्शन क्या था, इस साइड ही था, और डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन क्या थी, तो इन दोनों का जो गुणनफल है वही क्या बोलता है, इससे क्या बोला जाता है, वर्क कहा जाता है, यानी कि कार्य कहता है। मतलब अभी हमें बस इतना सा चीज़ समझ में आ रहा है, 2 पॉइंट। एक चीज़ तो ये समझ में आ रहा है कि वर्क क्या है, एक डॉट प्रोडक्ट है किसके किसके बीच में, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क। और एक चीज़ हमें और भी ये समझ में आएगी आ गई है कि अगर हम बोलचाल की भाषा में बोला जाए कि हम कार्य किसे कहेंगे, तो हम जो फोर्स लगाते हैं यानी कि जो बल लगाते हैं, उस बल की दिशा में जो भी विस्थापन होती है, उस बल की दिशा में यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना, उसके गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। इतना बस अभी आपको इतना हल्का सा समझ में आया। अब आइए कुछ वर्क एनर्जी पावर से अलग चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नहीं समझने से फिर दिक्कत होगी। देखिए, एक होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि हिंदी में कहते हैं, जिसका क्या होता है, अपना एक मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कि जिसके पास अपनी क्या होती है, एक मैग्नीट्यूड होती है। मैग्नीट्यूड को हिंदी में क्या कहा जाता है, केवल क्या होता है, उसके पास परिमाण होता है, ठीक है ना, क्या होता है, परिमाण होता है। परिमाण होता है मतलब क्या होती है कि उसके पास एक, जैसे कि मैं लिख दूं कि F इक्वल्स टू 10 न्यूटन, यानी कि जो फोर्स की वैल्यू दी गई है 10 न्यूटन, तो मैग्नीट्यूड बोला जा रहा है, ये आपका क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, यानी ये क्या है, आपकी मैग्नीट्यूड है। और यही चीज़ को मैं बोल दूं, फोर्स जो है 10 न्यूटन नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है ना, ये क्या हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी जो आप फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन की, यानी कि ये आपकी क्या हो गई, मैग्नीट्यूड हो गई, ठीक है, यानी ये क्या हो गया, आपकी परिमाण हो गई, और ये क्या हो गया, आपका डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ आपको क्या बोला गया, स्केलर क्वांटिटी या फिर अदिश राशि क्या होती है, जिसके पास क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, ये डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे कि यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया है डिस्टेंस यानी कि दूरी आपकी दे दी गई है 5 मीटर। तो ये डिस्टेंस कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है या नहीं, ये बताइए। तो स्केलर क्वांटिटी का कंडीशन क्या है, उसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा केवल, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन। तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस क्या हो गया, 5 मीटर। अब ये 5 मीटर या तो ईस्ट डायरेक्शन में भी हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट में भी हो सकता है, नॉर्थ में भी हो सकता है, वेस्ट में भी हो सकता है, साउथ में भी 5 मीटर किधर भी हो सकता है ये डिस्टेंस। तो समझ में आया, स्केलर क्वांटिटी किसे कहेंगे, जिसके पास क्या होता है, केवल अपना एक मैग्नीट्यूड होता है। एग्जाम्पल अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि आपकी क्या हो गई, डिस्टेंस हिंदी में से लिखेंगे दूरी, उसके बाद मास यानी हिंदी में से कहेंगे द्रव्यमान, उसके बाद आपकी हो गई लेंथ, लेंथ को हिंदी कहेंगे लंबाई, वृत्त इसकी क्या होगी, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है इसकी, ठीक है ना, इसकी लंबाई है। अब ये लंबाई 5 मीटर है या 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी एक मैग्नीट्यूड तो है, यानी कि एक परिमाण वैल्यू तो है, लेकिन इसकी जरूरी नहीं कि इसकी कोई डायरेक्शन की बात की ही जाएगी हमेशा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगी, केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा। एक और एग्जाम्पल मैं बात करूँ यहाँ पर, जैसे कि आपका वर्क, यानी जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, वर्क को जो पढ़ेंगे, ये भी क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसके पास क्या होगी, यानी वर्क के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। वर्क की क्या होगी, अपनी पास एक मैग्नीट्यूड होगी, एक वैल्यू होगी। उसके बाद कोई भी एनर्जी हो, चाहे आपकी काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, स्प्रिंग एनर्जी हो, चाहे पावर हो या वर्क, ये सभी क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी भी क्या होती है, आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर हो गया। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ये समझ में आ गया। अब आइए हम बताते हैं आपको वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सदिश राशि। हिंदी में क्या कहेंगे, सदिश राशि। अब ये क्या होता है, सदिश राशि, जिसके पास क्या होगा, अपना एक मैग्नीट्यूड तो होगा ही, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, अपना एक डायरेक्शन होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा, यानी कि बोथ होगा। हिंदी में लिखेंगे तो क्या हो गया, परिमाण एंड दिशा, ठीक है ना। जैसे अब मैं आपको बोल दूं, वैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, फोर्स, ठीक है ना, 10 न्यूटन किस साइड में, तो नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया, यानी ये दिशा बता रही है, और ये क्या हो गया, परिमाण बता रहा है, यानी कि फोर्स क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा इस प्रकार से ऊपर में एरो साइन देते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी आपको समझ में आ गया। तो इसके एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, तो जैसे पहला ही ले लेते हैं फोर्स।
तो फोर्स को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ जैसे लेंथ है तो एल लिखेंगे, यहाँ पर कोई एरो साइन नहीं होगा। विड्थ है तो डब्लू सिंपल लिखेंगे, वर्क है तो डब्लू लिखेंगे इस प्रकार से, एनर्जी है तो ई लिखेंगे, मास है तो एम लिखेंगे, कोई एरो साइन नहीं। अगर हम एरो दे रहे हैं इट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी क्वांटिटी है यानी जो भी राशि है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसके लिए हम उसके ऊपर कोई एरो साइन नहीं देंगे। फोर्स हो गया इधर। उसके बाद आपके डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, तो विस्थापन भी क्या होगा आपका, एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी क्या है, इसके लिए एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, उसके पास एक मैग्नीट्यूड होगी, ठीक है ना, और उसके साथ साथ उसके पास क्या होगी, एक डायरेक्शन होगी। उसके बाद वेलोसिटी हो गई आपकी, ठीक है ना। वेलोसिटी को हिंदी में क्या कहेंगे, वेग, इस प्रकार से लिखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद आपको आ गया एक्सेलरेशन, तो इसको भी हम इस प्रकार से लिखेंगे। फिर से आया आपका कोई फ्रिक्शन की बात की जाए तो फ्रिक्शन भी क्या आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आप मोमेंटम को भी ले लें, यानी कि संवेग इसको हिंदी में कहते हैं। देखिए मैं हिंदी में हर एक का नाम लिया तो उसको लिखिए, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो पी भी क्या हो गया आपकी एक वेक्टर हो गया। मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से, ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा आप एक और भी लिख लीजिए, तो वेट, क्योंकि उसका आज हम लोग यूज़ करेंगे। तो वेट यानी कि हिंदी में इसे कहेंगे भार। तो वेट भी क्या है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी हमने क्या समझा, दो चीज़ें समझा। एक तो अभी स्केलर क्वांटिटी समझा। स्केलर क्वांटिटी हम किसे कहेंगे, यानी कि अदिश राशि हम उसे कहेंगे जिसके पास केवल और केवल क्या होगी, मैग्नीट्यूड होगी, केवल केवल क्या होगा, परिमाण होगा, ठीक है। दूसरा हमने ये समझा कि वेक्टर क्वांटिटी हम या सदिश राशि हम उसे कहेंगे जिसके पास अपनी मैग्नीट्यूड तो होगी, साथ के साथ उसके पास क्या होगी, अपनी डायरेक्शन होगी। और वेक्टर क्वांटिटी को हम जब भी लिखेंगे तो फोर्स है तो उसके ऊपर एक एरो डायरेक्शन, यानी कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसके ऊपर हम क्या करेंगे, वेक्टर का साइन देते हैं। ये आपका वेक्टर का साइन ये रिप्रेजेंट करता है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स आपकी, ठीक है। तो अब आइए यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो वर्क है ना, ये वर्क मैंने क्या लिखा है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है W इक्वल्स टू फोर्स, के ऊपर मैंने एरो साइन दिया, यानी कि फोर्स क्या है आपकी, एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप बताइएगा कि फोर्स के ऊपर एरो साइन है, यानी ये आपको बता रहा है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या आपकी वेक्टर क्वांटिटी, अभी हमने बताया भी है। यानी कि दो वेक्टर क्वांटिटी, ये देखिए ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, V1 मैं लिख रहा हूँ, और ये भी क्या आपकी वेक्टर क्वांटिटी V2 है। इन दोनों के बीच में कैसा प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है ना। ये कैसा प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट है। एक चीज़ और अभी छूट गया मुझे बताना, मैं अभी आपको बताता हूँ एक तीसरा पॉइंट जो है आपका यूनिट वेक्टर। ये भी पहले समझ ही लीजिए, उसके बाद उस वर्क पे हम लोग चलते हैं। यूनिट वेक्टर हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर ही कहेंगे भाई, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर कहेंगे, ठीक है जी। अब आइए समझते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ यूनिट वेक्टर की, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, यानी नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ, अगर आप समझिएगा तो देखिए क्या है, यूनिट वेक्टर है। यानी यूनिट मतलब क्या हो गया, वन, और वेक्टर मतलब क्या है, जिसके पास क्या हो गया, अपनी मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन हो गया। समझ में आ रहा कि यानी कि जो वो वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज क्या होगी, यूनिट, या बोल सकते हो यूनिटी, ठीक है ना। हिंदी में क्या लिखेंगे, ऐसा वेक्टर, ठीक है ना, जिसका परिमाण क्या होगा, जिसका परिमाण एक होता है, जिसका परिमाण क्या होगा, एक होता है, जिसका परिमाण क्या होता है, एक होता है, जिसका परिमाण क्या होता है, एक होता है। वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण क्या होता है, एक होता है। अब आइए यूनिट वेक्टर का यूज़ हम किस लिए करते हैं तो इसको समझिएगा। देखिए यूनिट वेक्टर का जो यूज़ करते हैं हम लोग, अब आइए कुछ यहाँ पर कुछ समझिएगा, एक दो तीन चीज़ें मैं समझा रहा हूँ। देखिए ये ओरिजिन है, इधर आप चलते हैं तो इसे क्या बोला जाता है, एक्स डायरेक्शन। ये चला गए आप तो ये क्या हो गया आपका वाई डायरेक्शन। और ये जस्ट इस जो आपको ये पेपर दिख रहा है इसके ऊपर एकदम आइएगा ऊपर, तो मैं इसको 3D व्यू में तो इस प्रकार कैसे ड्रॉ करूँगा, तो इसलिए मैं इसको इस प्रकार से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका जेड डायरेक्शन, यानी क्या हो गया, एक्स डायरेक्शन, ये हो गया वाई डायरेक्शन, ये हो गया जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो आपने लिखा है एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, तो वेक्टर में जब हमें डायरेक्शन बतानी होती है तो हम किसकी यूज़ किया जाता है, तो हम यूनिट वेक्टर का यूज़ किया जाता है। तो यूनिट वेक्टर किस लिए यूज़ किया जाता है, तो यूनिट वेक्टर is used to represent direction, ठीक है ना। ओनली हिंदी में लिखिएगा, दिशा बताने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, तो यूनिट वेक्टर का। तो हमने क्या समझा, यूनिट वेक्टर क्या होता है कि वैसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिटी है। यानी जैसे कि यूनिटी है, मतलब जैसे कि मैंने यहाँ लिखा फोर्स इक्वल्स टू क्या है, 10 न्यूटन,
और इसका डायरेक्शन हो गया मतलब कि वाई डायरेक्शन या नॉर्थ डायरेक्शन, कुछ इसकी एक डायरेक्शन होगी। तो ये मैग्नीट्यूड कितनी है इसकी 10 है, लेकिन तो ये यूनिट वेक्टर नहीं होगा। यूनिट वेक्टर के लिए क्या चाहिए, उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या होनी चाहिए, यूनिट होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी चीज़, यूनिट वेक्टर को हम यूज़ किस लिए करते हैं, तो यूनिट वेक्टर का यूज़ किया जाता है किस लिए, तो हमें डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि एक्स डायरेक्शन हो गया, वाई डायरेक्शन हो गया, जेड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, इसको जो लिखा जाता है इस प्रकार से, ये हो गया डायरेक्ट, इस प्रकार से यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका, यानी कि मैं अभी आपको बताता हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, कैप कहते हैं। चलिए दूसरे पेज पे आते हैं। तो यूनिट वेक्टर को क्या क्या अभी मैंने आपको बताया यूनिट वेक्टर के बारे में, तो जो मैंने बताया क्या, ये आपका क्या है, एक्स डायरेक्शन हो गया, ये आपका क्या हो गया, वाई डायरेक्शन, और ये हो गया आपका जेड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये जो डायरेक्शन को हम लोग वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूनिट वेक्टर का हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर को जो लिखा जाता है ये इस प्रकार से लिखा जाता है, मैं बता रहा हूँ, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, कैप बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर हमें एक्स डायरेक्शन की ओर रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लिखेंगे आई कैप, यानी ये क्या है आई कैप, आई कैप क्या है, आई कैप क्या है, सुनिएगा, आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हिंदी में से क्या लिखेंगे कि एक्स अक्ष की दिशा में, ठीक है ना, एक्स अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर, ठीक है, समझ में आया। यानी ये आप एक्स डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर में, ठीक है ना। ये आई कैप क्या है, ये आई है, ये आई ए बी सी डी वाला जो आई होता है ना अल्फ़ाबेटिकल, ये आई हो गया, उसके ऊपर कैप कर दिया, यानी ये क्या हो गया, एक यूनिट वेक्टर हो गया, यानी कि यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है तो इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हो गया आपका आई कैप। आई कैप का मतलब क्या हो गया, एक्स डायरेक्शन की बात की जा रही है। ये क्या है, देखिए आई के ऊपर कैप लग गया तो वो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसका हम यूज़ किस लिए करते हैं, तो डायरेक्शन बताने के लिए। तो आई के ऊपर कैप यानी कि आई कैप, ये किस डायरेक्शन को बताएगा, ये यूनिट वेक्टर है। क्यों है यूनिट वेक्टर, इसके ऊपर कैप है और इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू कितनी है, 1। ये कोफिशिएंट वैल्यू यानी कि इसकी गुणज जो है 1 है, और ये एक्स डायरेक्शन को बताता है। उसी प्रकार वाई डायरेक्शन के लिए हम लोग जे कैप लिखते हैं। तो इसको पूरा लिखिएगा आप लोग कि यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। हिंदी में लिखिएगा आप लोग वाई अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर, यानी कि वाई को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे जे कैप। उसके बाद एक होगा आपका जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं के कैप। तो इसको लिखे पूरा, ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। क्यों है यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये कैप लग गया, ये कैप ही रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर को, जिसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और इसका यूज़ किस लिए करेंगे, डायरेक्शन बताने के लिए। तो के कैप किस डायरेक्शन को बताता है, तो आपका जेड डायरेक्शन को। तो इसको पूरे सेंटेंस में लिख लीजिएगा, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। हिंदी में जेड अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर है आपका क्या, तो के कैप, जे कैप और आई कैप। जैसे अब देखिए ये, अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने बोला कि एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई। इस ऑब्जेक्ट में मैंने 5 न्यूटन लगाया है आपका एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में हमने 10 न्यूटन लगाया है, और इसके जस्ट ऊपर आएगा, ये पेपर के ऊपर आएगा, तो इसको 3D व्यू में नहीं बना पाऊंगा क्योंकि 2D व्यू बन रहा है। तो ये आपका मान लेते हैं 15 न्यूटन है, ठीक है। तो इसको हम वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्योंकि देखिए ये क्या है आपका 10 न्यूटन, 5 न्यूटन और 15 न्यूटन क्या है, एक क्या है, ये फोर्स है, ठीक है ना। ये क्या आपका फोर्स है, ये भी क्या है आपका फोर्स है, ये भी आपका क्या है फोर्स है, यानी कि हिंदी में बोलेंगे बल। तो फोर्स क्या होता है आपका, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी कैसे हमें पता करेंगे, इसके पास क्या होती है, देखिए हम स्केलर वेक्टर जब पढ़ेंगे तो एक अलग टॉपिक ही है, लेकिन यहाँ पे भी चीज़ें समझ के चलेंगे तब ये काम होने का आगे हमारा। तो एफ क्या है हमारा, एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसके पास क्या होगी, मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी, ठीक है भाई। अब देखिए ये जो 5 न्यूटन है ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में। 10 न्यूटन किधर लग रहा है, वाई डायरेक्शन में, और 15 न्यूटन किधर लग रहा है, जेड डायरेक्शन में। तो 5 न्यूटन क्या हो गई, मैग्नीट्यूड, ये एक्स क्या हो गया, डायरेक्शन बता रहा, तो फोर्स बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी होगा क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो जब हम इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 5 आई कैप, ठीक है, प्लस 10 जे कैप प्लस 15 के कैप। इस चीज़ को मैंने देखिए यहाँ पर वेक्टर के फॉर्म में इस प्रकार से लिखा है। कहने का मतलब ये यहाँ पर ये हमें ये बता रहा है कि आपने जो फोर्स लगाया है एक्स डायरेक्शन में 5 न्यूटन लगाया है, यानी आपने एक्स डायरेक्शन में क्या किया है, 5 न्यूटन
फोर्स लगाया है। क्यों? क्योंकि आई कैप के साथ आपने लिखा है 5, यानी कि 5 न्यूटन जो है आपका एक्स डायरेक्शन में। जे कैप में यानी कि वाई डायरेक्शन में आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। कई देखिए आईआईटीआई के स्टूडेंट्स होंगे, तो अब जब आपको compete करना डिप्लोमा बीटेक वाले को, तो ये सब चीज़ें पे नॉलेज होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। और यही है सीबीटी 2 में, बस इतना सा ही डिफरेंस होता है, ठीक है ना जी, और कुछ नहीं है। अब यही आप एसएससी रेल नॉर्मली चीज़ के लिए पढ़ेंगे तो इतना चीज़ को पढ़ने की जरूरत नहीं। तो सीबीटी 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं करवा ही दे रहा हूँ अच्छे से। अब ये 15 क्या हो गया, के कैप यानी कि जेड डायरेक्शन में, बस यही आपको पेड कोर्स में भी कराया जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं कराया जाएगा, ठीक है दोस्त। अब आइए एक चीज़ और, अब ये जो आपने 5 न्यूटन इस ऑब्जेक्ट पर, ठीक है ना, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका एक सरफेस है, इस सरफेस में आपने इस ऑब्जेक्ट को रखा है। तो आपने जब 5 न्यूटन का बल लगाया इस पर, यानी कि फोर्स लगाया, तो एक्स डायरेक्शन में जो आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, तो ये जो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला इसी डायरेक्शन में मिलेगा, एक्स डायरेक्शन में, वो देखने को मिला आपका 1 मीटर, ठीक है। अब इस 10 न्यूटन के कारण इस ऑब्जेक्ट में वाई डायरेक्शन में आपको कितना डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला, 5 मीटर। और जेड डायरेक्शन में आपको क्या कितना डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला, तो 7 मीटर, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, देखिए ये ऑब्जेक्ट था आपका, ये देखिए ये आपका क्या था, ऑब्जेक्ट था, ठीक है। इस पे एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा, वाई डायरेक्शन में फोर्स लगा, सॉरी ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाई डायरेक्शन हो गया, ये जेड डायरेक्शन हो गया। तो ये जो आपने एक्स डायरेक्शन में इधर फोर्स लगाया, तो इसमें कुछ इधर डिस्प्लेसमेंट होगा, इसकी इधर कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है ना, वाई डायरेक्शन में, और इसकी कुछ डिस्प्लेसमेंट जेड डायरेक्शन में भी होगी। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो एक्स डायरेक्शन में आपने 5 न्यूटन लगाया, तो 1 मीटर, 5 मीटर वाई डायरेक्शन में, और 7 मीटर 7 जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ जेड डायरेक्शन में। तो आइए अब आप डिस्प्लेसमेंट को जो लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट एज फॉर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, किसकी इसकी अपनी एक मैग्नीट्यूड भी होगी और एक डायरेक्शन भी होगी। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, तो आई कैप, अब ये एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 1 मीटर, तो 1 इसका कॉफिशिएंट में ही मल्टीप्लाई है, तो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 आई कैप, लेकिन ऐसा नहीं लिखा जाता। देखिए साइंस में अगर आप लिखना चाह रहे हो तो बिल्कुल आई कैप सिस्टमेटिक वे में लिखिएगा, तो साइंटिफिक वे में लिखिएगा। तो वाई डायरेक्शन में यानी कि 5 मीटर का हुआ, तो यानी कि 5 जे कैप, और जेड डायरेक्शन में आपका हुआ 7 के कैप, ठीक है। जेड डायरेक्शन में क्या हुआ, 7 के कैप। अब आपको निकालना है क्या भाई, कि इस जो ऑब्जेक्ट में आपने कितना वर्क किया। तो हमें पता है वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स वेक्टर इंटू एस वेक्टर, ठीक है। इतना अभी हम इसको छोड़ रहे हैं, अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके आगे अभी हमें और चीज़ें पढ़ना है। अभी हमने आपको ये समझाना था कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर आपको समझ में आ गया कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसका यूज़ किस लिए करते हैं, डायरेक्शन बताने के लिए, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैप से। अगर आई कैप है यानी कि वो एक्स डायरेक्शन पे बात की जा रही है, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर जो कहाँ लग रहा है आपका, क्या क्या बता रहा है, कौन से डायरेक्शन का, एक्स डायरेक्शन को यानी एक्स एक्सिस को, जे कैप आपका वाई एक्सिस को, के कैप आपका जेड डायरेक्शन को। इतना क्लियर हो गया, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए अब आगे हम लोग को क्या बातें करनी है, कि आगे हम इसको भी सॉल्व करवा देते। देखिए इसको भी सॉल्व कर लीजिए, ताकि यहाँ से चीज़ें काफ़ी 1-2 पॉइंट और भी मुझे करवाना, तो वो भी आपका क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है ना। देखिए आइए यहाँ पे, ये हो गया आई कैप इंटू, सॉरी डॉट आई कैप, ठीक है ना। इसका वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। सुन लिए ध्यान से, समझ लीजिए उसके बाद और भी डिटेल में समझ में आएगा। के कैप डॉट के कैप, ये हो गया आपका 1, यानी कि आई कैप क्या हो गया, एक्स डायरेक्शन में, ये भी एक्स डायरेक्शन में। इसका जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। जे कैप इंटू जे कैप बोलेंगे, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट बोलिए या फिर इंटू बोलिए, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1, ठीक। एक तो ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप आई कैप हो गया डॉट जे कैप, इसके साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, आपका 0 होगा, ठीक है। उसी प्रकार जे कैप डॉट के कैप कर रहे हैं तो वो भी क्या होगा, आपका 0 होगा। या फिर आई कैप डॉट के कैप कर रहे हैं तो वो भी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि ये आई कैप क्या हो गया, एक्स डायरेक्शन में, और जे कैप क्या हो गया, वाई डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये जो इसका जो आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट, ये क्या होता है, 0 होता है। जे कैप डॉट के कैप, इसका क्या होता है, वैल्यू 0 होता है। और आई कैप और के कैप क्या हो गया, 0 होता है, ठीक है ना। अच्छा ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हम उस पर भी आएंगे। अभी आपको ये यूनिट वेक्टर का पूरा कंसेप्ट क्लियर ही करवा दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हम रुक गए अभी। तो ये समझ में आया, यानी कि जब आई आई रहेगा, यानी कि सेम आई कैप
या फिर सेम जे कैप या के कैप का जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो उसकी मैग्नीट्यूड उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और जस्ट अब मतलब ये आई कैप जे कैप के कैप और आई कैप के कैप रहेगा तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा वो 0 होगा, क्योंकि देखिए ये आपका क्या हो गया समझिएगा। देखिए भाई क्या है कि ये आपका जो ब्लू पेन जो दिख रहा है ना, ये आपका क्या हो गया, देखिए ये आपका क्या हो गया, एक्स डायरेक्शन हो गया, ठीक है। ये रेड पेन जो है आपकी, ये क्या हो गया आपकी वाई डायरेक्शन हो गया, ठीक है। और जस्ट यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपको मैं यहाँ पे ब्लैक पेन जो ऊपर क्या है, ये आपका जेड डायरेक्शन होता है। तो तीनों क्या है 90 डिग्री पे है, ये भी 90 डिग्री पे है और ये भी जो आप मैं पेन रखा हूँ ये भी इसके साथ 90 डिग्री है और इसके साथ भी 90 डिग्री पे है, ठीक है ना। तो वही कहने का यहाँ पर ये अर्थ है कि जब भी आपका आई कैप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा हम आगे भी समझा देंगे, अभी बस इतना आपको ये पता होना चाहिए। अब आइए इसको समझते हैं कि क्योंकि ये देखिए न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछेगा CBT 2 में, ठीक है जी, एकदम डेफिनेटली पूछेगा, इसके लिए मैं इतना करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कई लोगों को पता भी होगा। तो वर्क डन इक्वल्स टू कैसे निकालते हैं, फोर्स वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यहाँ पे हम ऐसे निकालते हैं। तो चलिए वर्क निकालते हैं हम लोग। वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में कैसा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। अब आइए फोर्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 5 आई कैप, मैं लिख दे रहा हूँ 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 15 के कैप, ठीक है। ये क्या हो गया, फोर्स हो गया और बीच में क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट। और डिस्प्लेसमेंट क्या गया आई 157, यानी कि आई कैप 5 जे कैप प्लस 7 के कैप, ठीक है भाई। अब आइए अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा, कैसे ये मल्टीप्लाई होगा इसको ही मुझे सिखाना है, इसलिए मैं ये चीज़ आपको इतना बताया हूँ, ठीक है। अब पहले 5 आई कैप इससे भी मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एक एक करके हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 आई कैप को। लेकिन एग्जाम में इतना नहीं करना है, कैसे करेंगे उसको हम अभी बताते हैं, लेकिन समझ लीजिए ये होता कैसे। 5 आई कैप को अब इस तीनों से मल्टीप्लाई कीजिए, आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप, ठीक है। उसके बाद आपका 10 जे कैप, ये मैंने 10 जे कैप लिया। उसके बाद ये क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना, यहाँ पे भी क्या होगा, डॉट होगा। इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप, फिर प्लस 15 के कैप, 15 के कैप डॉट हो गया ये डॉट, और इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप। इतना क्लियर हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं एक एक करके। देखिए हमें क्या पता है कि आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1। और यहाँ अगर आप आई कैप जे कैप के साथ यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। 5 आई कैप और ये आई कैप, इसका कॉफिशेंट कितना है, 1 है। तो आई कैप सबसे पहले ये देखिए क्या है, ये आई कैप के आगे क्या है, 1 है, समझिए इस चीज़ को, यानी कि क्या है 5 इंटू 1 है, सॉरी इंटू मतलब ये डॉट है, ठीक है ना। तो 5 सिंपल सा मल्टीप्लाई करिए ना, इतना तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं है। तो ये आई कैप इंटू आई कैप होगा, तो आई कैप इंटू आई कैप का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, और 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 5 आई कैप 5 जे कैप, तो 5 है 25, ठीक है। और इंटू क्या होगा आपका आई कैप और जे कैप, ये आई कैप और डॉट जे कैप है, तो आई कैप और डॉट जे कैप क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। उसके बाद आइए 5 आई कैप प्लस 7 कैप कैप, तो 5 सत्ते 35 इंटू आई डॉट के कैप, आई डॉट के कैप क्या होगा, 0। यानी ये पूरा वैल्यू कितना आया, 5 प्लस 0 प्लस 35, सॉरी प्लस 0, ठीक है। ये 0 से 0 मल्टीप्लाई हो गया, ये 0 से 0, ये 5 का 5, यानी कि ये पूरा वैल्यू निकला 5। अब आइए प्लस इधर, अब यहाँ पर आइए प्लस, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 10 जे कैप और आई कैप के साथ, यानी कि 10 इंटू 1 क्या होगा, 10 जे कैप डॉट आई कैप, तो जे कैप डॉट आई कैप क्या होगा, 0 होगा, यानी कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे भी 10 इंटू 7 70 होगा, लेकिन जे कैप डॉट के कैप, जे कैप डॉट के कैप क्या होगा, 0, यानी ये भी 0 आ जाएगा। यानी टोटल ये वैल्यू कितना आ गया आपका, 10 आ गया, ठीक है भाई। अब आइए ये आपका 15 के कैप और इंटू आई कैप है, तो के कैप डॉट आई कैप, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार 15 के कैप और 5, 15 25 तो 75 होगा, लेकिन के कैप डॉट जे कैप है, के कैप डॉट जे कैप है, ये क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। 15 सत्ते 105, ठीक है, 105 हो गया। और के कैप डॉट के कैप, तो देखिए के कैप डॉट के कैप क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो ये 105 है, यानी ये वैल्यू कितना आ गया, 105 आ गया। तो अब वर्क का वैल्यू कितना आया, वर्क इक्वल टू आ गया 5 प्लस 10 प्लस 105,
तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 120 जूल। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये इतना आपको चीज़ें समझ में आ गया। क्या क्या समझ में आया? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको मेन चीज़ें मैंने आपको ये बताई कि एक तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर में फिर हमने सीखा कि किस प्रकार से डायरेक्शन आई कैप हो चाहे जे कैप हो या के कैप को रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है किस प्रकार से। फिर आई कैप डॉट आई कैप हो गया, जे कैप डॉट जेप की वैल्यू 1 और इधर 0, ये एक हमने न्यूमेरिकल भी समझ लिया। फिर हमने इससे पहले देखा क्या, वर्क के बारे में देखा। वर्क क्या बारे हमने क्या समझा कि वर्क क्या है, एक स्केलर प्रोडक्ट है या फिर डॉट प्रोडक्ट है। अब हम इस पे आते हैं स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के बारे में पहले समझ लेते हैं, क्योंकि आपके भी मन में चल रहा होगा कि ये स्केलर और डॉट क्या होता है भाई। तो चलिए देख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहले देखिए, अच्छा ये क्यों मैं लिखा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमने डेफिनेशन पढ़ा था वर्क में कि वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट एक ही चीज़ है, उसी को समझ रहे हैं। देखिए ये क्या है, ए है और ए के ऊपर मैंने लिख दिया एरो, यानी कि ये क्या हो गया आपका एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है ना, यानी कि क्या है, एक सदिश राशि है। बी भी क्या है, एक सदिश राशि है। यानी ए वेक्टर और बीच में क्या है, डॉट। ये डॉट प्रोडक्ट समझ रहे, यानी ये डॉट है, इन दोनों के बीच में कैसा प्रोडक्ट है, कैसा गुणनफल है, तो डॉट प्रोडक्ट है। तो इसको देखिए, जब आप इस देखिए, आप समझिएगा कैसे, जब आप इसको लिखेंगे तो इसको आप क्या लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और इसमें जो आप लिखते हैं कॉस थीटा। यानी कि आप जो ये डॉट प्रोडक्ट जब होता है, इस डॉट को जब आप हटाते हैं तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं। ठीक है, और इसको आप कई बार आपको ऐसे भी लिखने को मिलता है किताबों में, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए बी कॉस थीटा, ये भी सही है। इसका मतलब ये क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, लिख लीजिएगा जो भी आप लोग लिख रहे होंगे। हिंदी में क्या लिखेंगे आप लोग इसको, हिंदी में क्या लिखेंगे, तो ये है वेक्टर ए का परिमाण और ये है वेक्टर बी का परिमाण। ठीक है ना, ये क्या है, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है ना, और ये आपका ए, ये मतलब क्या, ये एक ही चीज़ है भाई, ये आपका ए एक ही चीज़ है। यानी कि ये जो मैग्नीट्यूड दे दी गई, जैसे कि एफ वेक्टर है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको दे दी गई है 10 न्यूटन, तो ये आपका ये हो गया ए और ये क्या हो गया एफ वेक्टर, आप इसको लिख रहे हैं इस प्रकार से, तो एक ही चीज़ है। और जब डॉट प्रोडक्ट होगा, इस डॉट को जब आप हटाएंगे तो वो आप जब हटाते तो उसकी जगह पर आप क्या लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं। इतना समझ में आ गया। तो अभी हम लोग देख रहे थे वर्क इक्वल्स टू क्या लिख रहे थे, एफ जो था एक फोर्स वेक्टर था, ठीक है ना, या और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में जो वर्क क्या था, वर्क क्या था आपका स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट था, किसके किसके बीच में, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में। तो अब आप ये बताइए क्या आप इसको लिख सकते हैं, वर्क इक्वल्स टू एफ वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को जब आप हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो हम लोग लिखते भी है, एफ एस कॉस थीटा। बताइए लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ये आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। समझ गए चीज़ों को, एकदम बेसिक से चीज़ें समझा रहे हैं हम आपको सर, ठीक है ना भाई, ताकि कहीं कोई दिक्कत ऐसा ना हो कि कोई साइंस नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। अब आप यहाँ पे क्लियर हो गए, इतना चीज़ आपको समझ में आ गया कि एफ एस कॉस थीटा हो गया। अब आइए, अब इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट को भी समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम पूरा अब अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट एक होता है आपका, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट को हिंदी में क्या लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं, ठीक है ना, क्रॉस गुणनफल, ठीक है ना, क्रॉस गुणनफल। यानी कि इसको हम देखिए बताते क्या होता, ये आपका क्या हो गया, एक ए वेक्टर हो गया, ठीक है, और ये हो गया वी वेक्टर। इसके बीच में जो प्रोडक्ट है वो कैसा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, बस यही चीज़ है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और जब इस क्रॉस को हटाते तो ये हो जाता है आपका साइन थीटा। ठीक है, तो हमें ये बस आपको इतना बता दिए, बस इतना अब इसको जानिए। ये हमें समझना था, इसलिए आपको क्यों समझना था, क्योंकि जो वर्क डन हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि वर्क चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, वो जो होता है एक स्केलर प्रोडक्ट होता है। किसके किसके बीच में, एफ दो वेक्टर के बीच का क्या होता है कि स्केलर प्रोडक्ट होता है। और कौन सा दो वेक्टर, एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। अब एक मज़े वाली चीज़ समझिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ध्यान से सुनिएगा। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप करते हैं, ठीक है ना, ए डॉट बी वेक्टर, दो वेक्टर है, क्यों वेक्टर, क्योंकि आपने एरो साइन दे दिया। तो जब इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है तो जो यहाँ पर आएगा
ठीक है ना। यहाँ पर जो भी चीज़ आएगी, या मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये आपका एक जेड आ रहा है, एक कोई वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो होगा आपका कैसा क्वांटिटी होगा, तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी होगा। ये कैसा क्वांटिटी है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है। ये भी क्या है आपका एक सदिश राशि है, यानी कि दो सदिश राशि या फिर दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, स्केलर होता है। यानी कि जो आप यहाँ लिखे हैं फोर्स वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट किए हैं किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो क्या आया आपका वर्क आया। ये वर्क आया, ये कैसा है, ये आपका क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। और ये भी क्या है आपकी सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन ये दोनों के बीच में कैसा प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। और जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो जो भी चीज़ आता है वो क्या होता है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। यानी वर्क क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी है, वर्क क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी है, यानी क्या है एक अदिश राशि है। अब देखिए हमने जब स्केलर क्वांटिटी पढ़ा तो मैंने आपको बताया भी था क्या कि वर्क क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी क्या है तो सारी की सारी एनर्जी भी आपकी स्केलर क्वांटिटी, यानी स्केलर क्वांटिटी, यानी इसके पास क्या होगी अपनी केवल एक मैग्नीट्यूड होगी, डायरेक्शन की कोई भी बात नहीं होगी। समझ में आया। उसी प्रकार अगर आपके पास एक मिनट ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है और इसके बीच अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, सुनिएगा ध्यान से, तो जो आएगी वैल्यू, यानी कि मैं लिखा हूँ यहाँ जी जेड, तो ये जो जेड होगा आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, यानी इसके ऊपर एरो साइन होगा। ठीक है, ये सब जब हम पढ़ते हैं स्केलर और वेक्टर टॉपिक को ही पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें समझी जाएगी। ठीक है ना भाई, ये आपको बस इतना मैंने बताया क्योंकि वर्क आपसे पूछा जाएगा कि कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ गया, ये इतना लोचा वाला चीज़ था, समझाना था, जो थोड़ा सा हट करके था, लेकिन समझना भी ज़रूरी है क्योंकि नहीं समझने से चीज़ें दिक्कत करती है भाई। यूनिट वेक्टर भी मैंने समझा दिया है। अब चलिए चलते हैं हम लोग एक बार फिर से वर्क के पास से, ठीक है ना, उसके यूनिट वगैरह देखते हैं, कई सारे कंडीशन को भी अब हम लोग उसको ये करेंगे, डिफाइन करेंगे। देखिए ये आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब समझिएगा एक सरफेस है ये आपका, इस सरफेस के ऊपर आपने क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट को रखा है। आपने क्या किया, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया है। ठीक है भाई, ये आपने एक फोर्स लगाया, ठीक है। अब आपने ये फोर्स लगाया, ये आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ पर थी, ये ए पोजीशन पे, अब ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, ये आपने जो फोर्स लगाया यानी कि ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर आ गया बी, यानी कि ये आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पे को डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला, यानी कि विस्थापन देखने को मिला, ये बी पोजीशन पे आ गया। ठीक है, यानी कि आपने फोर्स इधर लगाया, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इधर हो गया, और जो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट की हुई वो भी क्या हुई आपको इधर हो गई। ठीक है, तो अब हमें ये बताइए कि वर्क के लिए जो मतलब कि कोई भी अगर वर्क हो रहा है, यानी कि कोई भी अगर कार्य हो रहा है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें कंडीशन है। सबसे पहला एक कंडीशन ये होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट पे क्या लगना होना चाहिए, फोर्स लगना होना चाहिए, मैंडेटरी चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है, बॉडी में क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, यानी कि विस्थापन होना चाहिए। जैसे कि मैं इस पेपर के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन ये पेपर कहीं मूव कर ही नहीं रही है, तो यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि दो चीज़ इंपॉर्टेंट है वर्क के लिए, क्या क्या, एक तो आपका फोर्स और दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है, हमें ये पता है। अब आइए कॉस थीटा के पास में थोड़ा सा देखिए, ये जो थीटा है, यानी ये जो क्या है आपका थीटा, यानी कि ये क्या है आपका एंगल, ये एंगल किसके किसके बीच में, तो ये जो एंगल होता है आपका फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसकी बात की जाती है। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है और जो बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसके बीच की एंगल क्या है, तो देखिए बॉडी में फोर्स इधर और बॉडी में मूवमेंट भी इधर। जैसे कि ये आपकी कोई एक बॉडी है, ठीक है, इस पर मैंने फोर्स लगाया इस साइड, ठीक है, फोर्स मैंने लगाया इस साइड और बॉडी में डायरेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो भी हुआ इस साइड, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री है। ठीक है ना, तो यानी यहाँ पर जो थीटा है ये क्या है आपकी 0 डिग्री है। तो वर्क डन अगर हम निकालेंगे तो F इंटू एस और कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी कि FS ये आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन इस ऑब्जेक्ट पे अगर आपसे पूछा जाएगा तो। इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए कुछ यूनिट के बारे में बात करते हैं, बाकी अभी हम लोग इस पर और भी चीज़ें डिटेल डिस्कशन करेंगे, कंडीशन देखेंगे कई सारे। तो देखिए कुछ हम लोग यूनिट के ऊपर डिस्कशन करते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। सबसे पहले देखते हैं यूनिट क्या होगा। वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है हमें पता है क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का यूनिट क्या होता है, मीटर।
यानी कि वर्क की अगर आपसे एसआई यूनिट पूछ ले या फिर आपको एमकेएस यूनिट पूछ ली जाए। देखिए अब एमकेएस क्या होता है, सीजीएस क्या होता है, एफपीएस क्या होता है, ये सब हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट पहले टॉपिक में पढ़ेंगे, जो आपको सीबीटी 1 में भी पढ़ना है, सीबीटी 2 में भी पढ़ना है। ठीक है भाई। तो देखिए ये आपका क्या होता है, वर्क की जो एसआई यूनिट या फिर एमकेएस यूनिट पूछा जाएगा तो वो क्या आप बोलेंगे, न्यूटन मीटर या फिर और 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, जूल भी। यानी कि वर्क की एसआई यूनिट आपसे पूछ ली जाए या फिर एमकेएस यूनिट पूछ ली जाए तो आप क्या लिखेंगे, जूल लिखेंगे। या फिर इसके अलावा आपको कई बार ऐसे भी देखने को मिलेगा। देखिए वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये एस यहाँ हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मास की यूनिट क्या हो गया आपका, केजी हो गया, इनटू एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या हो गई, मीटर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड का पावर -2। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक यूनिट हो जाएगा, किसका, तो वर्क का। समझ में आया ये कैसे लिखा गया ये यूनिट, बताइए। कुछ नहीं किया मैंने, एफ इंटू एस होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क इक्वल्स टू, तो एक तो यूनिट होता है फोर्स का आपका न्यूटन होता है। ठीक है ना, एसआई यूनिट की बात की जाए और एमकेएस यूनिट में बात की जाएगी तो, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह से विस्थापन, मतलब आपने कितना डिस्टेंस के, तो वो मीटर में ही लेते हैं हम लोग यूनिट, है ना जी। तो यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट हमने क्या लिख लिया, मीटर लिख लिया। तो न्यूटन मीटर क्या हो गया आपका, एसआई यूनिट हो गया या एमकेएस यूनिट पूछा जाएगा, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो वर्क की एसआई यूनिट या एमकेएस यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर, या फिर वर्क की एसआई यूनिट जूल भी होती है, यानी कि 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू क्या होता है आपका, जूल भी होता है। ठीक, या फिर कई बार आपको न्यूटन मीटर ना मिलके ना ही जूल मिल करके आपको क्या मिलेगा, ये ला ऑप्शन में मिलेगा। तो इसको आप टिक करके आइएगा। तो ये कैसे आया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, मास की क्या हो गई केजी, एक्सेलरेशन क्या हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है यूनिट, मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड पे पावर -2। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं सीजीएस यूनिट के ऊपर में। तो अब एक तो अब हम लोग बात करेंगे सीजीएस यूनिट के ऊपर। तो देखिए सीजीएस मतलब क्या हो गया, जो C4 हो गया सेंटीमीटर, G4 हो गया ग्राम, और S4 हो गया सेकेंड। यानी कि फोर्स की अगर बात की जाए तो फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को हम एज इट इज़ डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं। तो मास को हम लोग क्या लिखेंगे, ग्राम में लेंगे। ठीक है ना, ग्राम। एक्सेलरेशन क्या क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन सीजीएस में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। अब इसको हम समझाएंगे जब यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे, अब इतना तो आपको पता भी होना चाहिए, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये डिस्प्लेसमेंट की क्या हो जाएगी यूनिट, सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अगर आप इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड पे पावर -2। ये क्या हो गया आपका, सीजीएस यूनिट हो गया। ठीक है जी। उसके बाद वर्क का सीजीएस यूनिट एक और आपको याद रखना, ये होता है अर्ग, ERG, अर्ग, हिंदी में से लिखते हैं अर्ग। और यही अर्ग इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि 1 अर्ग इक्वल्स टू ये, क्योंकि सीजीएस यूनिट तो ये भी है ना, इसीलिए ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड पे पावर -2। ठीक है, अब एक वैल्यू और याद रखिएगा, 1 अर्ग इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर, सॉरी 1 उल्टा मैंने लिख दिया, 1 जूल इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग। ठीक है ना, ये आपका एग्जाम में पूछा गया ग्रुप डी में, ये डायरेक्ट भी पूछा है, न्यूमेरिकल भी पूछा है। क्या हुआ कि देखिए आपने निकाल लिया आंसर जूल में, लेकिन ऑप्शन आपको मिला है अर्ग में, तो आपको पता होना चाहिए कि जूल को अर्ग में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 टू द पावर 7 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो ये भी चीज़ आपको पूछा गया है एग्जाम में, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए तो मिल जाएगा। तो क्या क्या चीज़ें देख लिया हमने, एसआई यूनिट देख लिया, सीजीएस यूनिट देख लिया। ठीक है ना, सीजीएस यूनिट याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा भाई, हमेशा मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये सब चीज़ें क्लियर हो गई भाई, कहानी इधर प्लेन। अब चलते हैं कुछ कंडीशन के ऊपर में, केस नंबर 1 पे आते हैं हम लोग। ठीक है ना, केस 1 पे आते हैं। देखिए केस 1 में हमने अभी क्या बताया था कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट में आपको क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा और एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। ठीक है, और इसके बीच में क्या हो रहा होगा, एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा होगा, और उससे आप क्या करते हैं, वर्क की फाइंड आउट करते हैं, यानी कि वर्क डाउन निकालते हैं। तो केस 1 में हम पहला कंडीशन जो ले रहे हैं क्या, कि इफ़ जो एंगल है, इफ़ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ जीरो, हिंदी में सुन लिख लीजिए कि जो
बल और विस्थापन के बीच में जो कोण है वो क्या है, जीरो है। हिंदी में लिख लीजिएगा भाई, यानी कि थीटा जो है आपका क्या है, 0 डिग्री है। इसका मतलब क्या है समझिएगा, यानी कि ये आपका क्या है, एक रफ सरफेस है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ ए पोजीशन पर रखी हुई थी, आपने यहाँ पर फोर्स लगाया है, ठीक है। और जब आपने फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पहुँच गया, ये आप इस पोजीशन बी पोजीशन पे, ठीक है। यानी कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट ये इसने कवर किया, ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एस से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है भाई। तो देखिए ये आपका फोर्स का डायरेक्शन हो गया और ये आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया। तो ये जो आपका पहला केस लिया गया है कि जो एंगल है इनके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है ये कितना है आपका, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है। तो आपका वर्क डन क्या होगा, इससे आपका क्वेश्चन बनता है। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपका वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, हमें पता है। तो एफ की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड वैल्यू एफ है, एस कितना दिया गया, डिस्प्लेस कितना होता है, एस हुआ है, कॉस थीटा यानी कि कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1, यानी कि एफ एस आपका क्या हो गया, इतना आपका वर्क है। ये जो वर्क होता है आपका मैक्सिमम वर्क होता है, या इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव वर्क भी कहते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव वर्क भी कहते हैं या फिर इसको मैक्सिमम वर्क भी कहते हैं। क्लियर, इतना हो गया। अब आइए केस 2, काफ़ी इंपॉर्टेंट है केस 2, यहाँ से चीज़ें समझना। इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा, आपको मैं बताते चलूँगा अभी। केस नंबर आपका हो गया 2। केस 2 में क्या बोला गया है, केस 2 में ये बोला गया है कि आपका जो थीटा की वैल्यू जो दी गई है 90 डिग्री दी गई है। मतलब जो फोर्स है और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, यानी कि जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है इसके बीच जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। जैसे कहने का मतलब ये है कि बॉडी, ये आपका कोई एक बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी इधर आपका डिस्प्लेस हुआ है, यानी कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, और आपने फोर्स लगाया इधर, ठीक है ना। अब आप भी सोच रहे हैं भाई बॉडी में फोर्स लगाएंगे इधर तो डिस्प्लेस इधर कैसे होगा, परेशान मत होइएगा, उसको भी हम अभी आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे। या एक और भी कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका हो गया बॉडी, बॉडी डिस्प्लेस हुआ इधर और फोर्स लगा इधर, ये भी आपका मन में चल रहा है कि नीचे फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेस इधर कैसे हो रहा है, देखिएगा। तो यानी कि एंगल कितना हो रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, अभी ये समझिए कितना एंगल, 90 डिग्री है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। यानी कि अगर हम यहाँ पे वर्क डन निकालना चाहें तो एफ डॉट एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, तो एफ एस कॉस थीटा कितनी है तो 90 डिग्री, कॉस 90, कॉस 90 क्या होती है, 0 होती है, यानी कि 0 जूल। वर्क डन कितना हुआ, 0। तो वर्क जो जूल सॉरी जो वर्क डन हुआ वो क्या हुआ आपका, 0 हुआ। कब, जब थीटा की वैल्यू क्या थी, 90 डिग्री। थीटा किसके किसके बीच में, वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच की जो थीटा होती है वो अगर 90 डिग्री होगी तो आपका वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। ये आपका क्या होता है, 0 वर्क कब होगा, आपसे पूछेगा एग्जाम में। तो ये तो देखिए मैंने आपको अभी बताया था क्या क्या कि कहाँ गया वो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम एक जगह लिखेंगे भी, लेकिन इसको आप समझते हुए चलिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने आपको बोला क्या था कि कहाँ लिखा था भाई, कहाँ गया यार, एक मिनट यार। हाँ तो ये रहा, देखिए हमने क्या कहा कि वर्क के लिए क्या कहा था कि क्या जरूरी है, फोर्स भी जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट भी जरूरी है। तीसरी चीज़ क्या जरूरी है कि थीटा क्या नहीं होनी चाहिए, थीटा 90 डिग्री नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि थीटा अगर 90 डिग्री हो गई तो देखिए जनाब 90 डिग्री हो जाएगी तो वर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यानी कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है, ये मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इस पर हम तो फोर्स लगा रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार, या फिर हम इसको इधर ऊपर खींच रहे हैं, ठीक है, और बॉडी इधर मूव कर रही है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन, इसके बीच के एंगल कितना हो रहा है, ये आपका 90 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ बॉडी में जो वर्क हो रही है वो क्या हो रही है, 0 हो गया। अब आप सोच रहे होंगे सर हम तो वर्क कर रहे हैं सर, मेरी एनर्जी खपत हो रही है, लेकिन उसको भी अभी हम आपको समझाते हैं, ठीक है ना भाई। ये वो जो 0 वर्क हो कैसे रहा इसको भी हम आपको समझाएंगे, एकदम प्रैक्टिकली चीज़ें समझाएंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी ओल झोल बोल दिए ना जी ना। अब देखिए कैसे ये 0 होता है इसको समझ ही लीजिए। देखिए ये आपका एक रफ सरफेस है, ठीक है भाई, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई। अब हुआ क्या कि यहाँ आपने फोर्स लगाया, इस ये एक तो या फोर्स आपने यहाँ लगाया, ये आपकी पोजीशन थी एक, ये पोजीशन, तो आपकी ऑब्जेक्ट आपने देखा यहाँ पहुँच गया, ठीक है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट बी यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट इस प्रकार से आपको देखने को मिली, बॉडी यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर गई है, ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ये जो फोर्स है इसको हम क्या नाम बोलेंगे, एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे, यानी कि बाह्य फोर्स कहेंगे। अब एक देखिए ये क्या है, बॉडी का इसका अपना क्या होगा, एक मास होगा, ठीक है ना। अब इस मास, इसका जो वेट है, इसके कारण
सॉरी, ये जो बॉडी है इसका अपना क्या है, एक मास है, तो इस पे क्या हो रही होगी, हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होता है, एक फोर्स काम कर रहा होता है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एकदम डाउनवर्ड, आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रख लिए तो डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा, एक ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, यानी कि इसका एक वेट काम कर रहा होगा नीचे, mg। कोई भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है उसका डायरेक्शन किधर लगता है, नीचे, यानी कि ये हो गया आपका, अब देखिए mg। यानी अब समझिएगा ये जीरो वर्क कैसे आ रहा है, ये जीरो वर्क क्या इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण आ रहा है, तो आप तो कहेंगे भाई कैसे आ रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स आपने यहाँ लगाया, फोर्स इधर, ठीक है, ये एफ, और डिस्प्लेसमेंट अभी आपका इधर हो गया भाई, आपका ये डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो गया, तो थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री। तो भाई 0 डिग्री में तो हमने देखा, 0 डिग्री में तो हमने देखा कि फोर्स मैक्सिमम जो वर्क जो होता है वो मैक्सिमम वर्क होता है, पॉजिटिव वर्क होता है। लेकिन यहाँ अभी हमें थीटा 0 लगा रहे हैं, और यहाँ आपने लिख दिया है 0, वर्क क्या है 0, ये फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर आ रहा है, थीटा की वैल्यू 0 आ रही है, 90 डिग्री आ कहाँ रही, तो देखिए ये जो जीरो वर्क हुआ है और यहाँ पे जो जीरो वर्क हो रहा है किसके कारण, तो ये देखिए ये एक फोर्स आपका लग रहा है नीचे, ये कौन सा फोर्स है, ये आपका कौन सा फोर्स है, आप इसको नाम देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट, यानी बॉडी इधर मूव कर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इधर है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है कि नहीं, यानी कि ये देखिए ये 90 डिग्री है कि नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट बॉडी इधर मूव है ना, तो इसके बीच में 90 डिग्री है कि नहीं, तो थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो वर्क डन इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स mg/cos 90, तो ये क्या होएगा 0 जूल। तो ये वर्क डन जो यहाँ पे आया, क्या आया, 0 आया, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, गुरुत्वीय बल के कारण, ठीक है ना, गुरुत्वीय बल के कारण आपका क्या हुआ, 0 है। आप समझ आ रहा है, देखिए फोर्स आप इधर लगा रहे हैं, बॉडी मूव इधर ऐसे कर रहा है, अब आपको आपने सोचा था ना कि फोर्स हम इधर लगा रहे हैं तो बॉडी इधर कैसे मूव कर रहा है, तो बॉडी में जो इधर मूवमेंट आ रहा है ये इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण आ रहा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, तो ये तो आपका एफ हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका एफ हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। लेकिन आपसे यही पूछा जाएगा एग्जाम में, और न्यूमेरिकल में ऐसा ही पूछेगा क्वेश्चन आपसे, ये आपको देखेंगे कि फोर्स इधर लगा रहे, बॉडी डिस्प्लेस इधर कर रहा है, और आपसे एग्जाम में पूछ रहा है वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो भाई यहाँ आप लगा के सीधा बनाएंगे एफ, एस इधर और कॉस थीटा, दोनों के बीच में 0 डिग्री देख के आप बना के आ जाइएगा। लेकिन आपसे पूछा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रही है, 90 डिग्री जहाँ भी आएगी वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए एक और चीज़, जो अब इस कंडीशन को समझाते हैं कि फोर्स ऊपर कैसे लगेगा और बॉडी इधर डिस्प्लेस कैसे करेगा, इसको भी देख लीजिए, समझ लीजिए, 1 मिनट यार। अब आइए इस कंडीशन में देखिए, यहाँ पर आपका एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, बॉडी यहाँ से यहाँ मूव कर गया, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है। अब मैं आपको ये कंडीशन समझा रहा हूँ कि फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। अब ये कैसे हो कि फोर्स इधर लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट इधर कैसे हो रहा है, इसको समझा दीजिए। और यहाँ पर जो वर्क क्या होगा आपका, 0 डिग्री होगा। देखिए आपका ये आपका क्या है, ये बॉडी है, नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इस वेट यहाँ नीचे लग रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही कोई ना कोई वर्क या फिर कोई यहाँ का एक्शन हो रहा है तो उसके अपोजिट में एक रिएक्शन होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये एक फोर्स है जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है, बॉडी पे फोर्स आपने एक्सटर्नल फोर्स इधर बाह्य बल इधर लगाया है, तो बॉडी इधर मूवमेंट हुई है, ठीक है ना, बॉडी इधर मूवमेंट हुई है, तो ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन इधर और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर, तो थीटा की वैल्यू क्या है, 0। तो इसके एक्सटर्नल फोर्स के कारण वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ एस कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री, यानी कि वर्क डन क्या आ गया, एफ एस, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। अब बताइए एफ फोर्स कितना है, नॉर्मल रिएक्शन एस है, डिस्प्लेसमेंट क्या है आपकी एस है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या एस है, थीटा कितनी है, तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और ये क्या डिस्प्लेसमेंट, यानी ये क्या है 90 डिग्री, बताइए 90 डिग्री है कि नहीं, तो कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री क्या आ जाएगा, 0, यानी कि वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि नॉर्मल रिएक्शन के कारण वर्क डन क्या है, तो 0 आपसे, तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, वहाँ पे आपसे न्यूमेरिकल वो बनाना ही नहीं चाहता, वो जानना चाहता है कि आप समझ पा रहे कि नहीं, नॉर्मल रिएक्शन वेट और ये एक्सटर्नल फोर्स किसके कारण आपसे पूछ रहा है, ये समझ पा रहे कि नहीं। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अब आइए तीसरा केस में हम लोग चलते हैं। तीसरा केस क्या था आपका, हाँ तीसरे केस में आइए, हमने 2 केस देख लिया, अब तीसरा केस आइए। यहाँ पर जो बात की जा रही है, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कहने का मतलब ये है कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपने फोर्स लगाया इधर और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आया इधर, यानी कि ये देखिए ये आपका डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा कितना बना 180। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई फोर्स लगाए हम इधर, बॉडी डिस्प्लेस इधर कर कैसे जाएगी, ये भी एक मतलब सोचने वाली चीज़ है भाई।
सोचिए मत, इसमें भी हम आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकली। यहाँ पे जैसे प्रैक्टिकली दिखाया ना कि फोर्स इधर लगा रहे तो डिस्प्लेस कैसे हो रहा है इधर, इस पर भी समझाते हैं। पहले देखिए कि थीटा 180 डिग्री आ रहा तो वर्क का वैल्यू पहले निकालिए। वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो एफ हो गया और डिस्प्लेसमेंट क्या आपका एस है, और थीटा कितना है 180 डिग्री है। तो अगर इनको नहीं आता है तो देखिए इस प्रकार से भी आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। कॉस थीटा का ग्राफ ये क्या हो गया 0 डिग्री, ये हो गया पाई/2 90, ये हो गया पाई 180 डिग्री, ये हो गया -1, ये हो गया +1। ठीक है, तो जी कॉस 0 इक्वल्स टू क्या 1, कॉस पाई/2 पे वैल्यू क्या है कॉस 90 इक्वल्स टू क्या 0, और कॉस 180 पे -1, यानी कि कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी -1, यानी कि -fs। तो वर्क डन क्या आया आपका नेगेटिव आया, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं मिनिमम वर्क। ठीक है ना भाई, यानी कि मिनिमम वर्क आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपको क्या समझ में आ गया, उसके बाद आपको ये समझ में आया कि मैक्सिमम वर्क पॉजिटिव वर्क। ठीक है ना, केस 1 हमने देखा, केस 2 में हमने देखा कि थीटा 90 डिग्री में 0 वर्क। अब ये हम आपको समझाते हैं कि फोर्स लगा रहे हो इधर और इधर कैसे मूवमेंट हो रहा है, इसको भी आप समझ लीजिए पहले। ठीक है यानी नेगेटिव वर्क कैसे होता है उसको हम आपको समझाना चाह रहे हैं। यानी कि वर्क आपका क्या है नेगेटिव हो रहा है, ये कैसे हो रहा है नेगेटिव, इसको आप समझिए। वर्क नेगेटिव ये आपका एक सरफेस हो गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ए पोजीशन है, यहाँ पे आपका आ गया इस बी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट। ठीक है ये आपने लगाया फोर्स, ये बॉडी में डिस्प्लेसमेंट ए पोजीशन से बी पोजीशन पे चला गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया आपका एस। ठीक है दोस्त, ये कैसा सरफेस है, तो ये मैंने बोला ये आपका एक रफ सरफेस है। ठीक है ना, अब देखिएगा एक चीज़ याद रखिएगा, बॉडी जिधर मूव करती है, यानी कि बॉडी इधर मूव कर रही है ये वाली बॉडी, तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि मोशन के अपोजिट जो फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि घर्षण बल कहते हैं। अब देखिए यानी कि बॉडी क्या कर रही है, मोशन डायरेक्शन इधर है, बॉडी इधर ही मूव कर रही है, डिस्प्लेस क्या हो रहा है ए पोजिशन से बी इधर है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा। ठीक है, यानी कि अभी यहाँ पे घर्षण बल का इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है, एंट्री हो रही है। ठीक है ना शाहरुख खान की। अब समझिएगा, मैंने पूछा है वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है ना, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स यानी कि कार्य निकालिए बाह्य बल के कारण, तो आप क्या निकालेंगे एफ एस कॉस थीटा, यानी कि एफ एक्सटर्नल फोर्स क्या है एफ, डिस्प्लेसमेंट क्या है एस, थीटा क्या है एफ इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या आती है कॉस 0 की वैल्यू 1, यानी कि एफ एस। तो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स क्या आ गया आपका एफ एस आ गया, यानी कि ये मैक्सिमम वर्क भी बोल सकते हैं और इसको पॉजिटिव वर्क भी बोल सकते हैं। अब आपसे पूछा गया है वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है ना, इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो वर्क हुआ वो क्या हो उसको आपके बारे में पूछा गया। तो देखिए बॉडी में फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, इस साइड में फ्रिक्शन इधर लग रहा है ना, क्योंकि बॉडी के जिधर मोशन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स या फिर घर्षण बल काम कर रहा होता है। तो बॉडी में फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, यानी कि बॉडी में डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रही है। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स जो है आपका इस साइड लग रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, यानी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ 180 डिग्री का कंसेप्ट। यानी कि वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन क्या हो जाएगा एफ इंटू एस कॉस थीटा। एफ क्या है आपकी फ्रिक्शन फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट क्या हुई एस हुई है कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री क्या होता है -1, यानी कि फ्रिक्शन इंटू एस -1, यानी कि वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन जो आया माइनस एफ, यानी कि ये फोर्स है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स है, और एस यानी कि ये जो वर्क डन हुआ है ये कैसा वर्क डन है, ये नेगेटिव वर्क है। नेगेटिव वर्क भी बोल सकते हैं और इसको मिनिमम वर्क भी बोला जाता है। ठीक है ना, तो नेगेटिव वर्क जब भी होगा वो किस कारण होगा, तो आपका फ्रिक्शन फोर्स के कारण होगा। अब समझ में आ गया कि अगर आप ऑब्जेक्ट में सोच रहे हैं कि फोर्स इधर लगा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट इधर कैसे, या फिर फोर्स इधर लगा रहे तो डिस्प्लेसमेंट इधर कैसे, या फिर थीटा 180 डिग्री फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कैसे होगा, तो जब इंट्रोडक्शन होगा किसका फ्रिक्शनल फोर्स का। ठीक है, यानी हमने अभी 3 कंडीशन देखे हैं, यानी कि 3 केसेस देखे हैं हमने। 3 केसेस में हमने क्या क्या चीज़ें देखा है, 3 एंगल देखा सबसे पहले हमने। ठीक है ना, 3 एंगल कौन कौन सा, तो पहला एंगल हमने देखा थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री कहने का मतलब ये था कि फोर्स का डायरेक्शन भी इधर था और डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन इधर था, तो जो यहाँ पर आपका क्या आ रहा था, ये आपका मैक्सिमम वर्क आ रहा था। ठीक है,
पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस में हमने देखा क्या, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब ये है कि फोर्स इधर लग रहा था आपका और डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हो रहा था, ठीक है। तो थीटा कितनी थी, 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो वर्क हो रहा था आपका, जीरो वर्क हो रहा था, ठीक है। और ये मैक्सिमम वर्क के साथ साथ हम इसे क्या कर रहे थे, पॉजिटिव वर्क भी। तीसरा केस हमने देखा थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि यहाँ आपने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हुआ, यानी कि ये जो एंगल बन रहा था ये कितना था, 180 डिग्री। यानी इसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क यानी कि इसे हम क्या नाम देते हैं, मिनिमम वर्क, ठीक है। क्लियर है, इतना इतना चीज़ हमने देखा। अब आइए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिख रहे हैं, इम्पॉर्टेंट नोट लिख करके लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्या, कि जो वर्क होता है वो आपका जो जीरो होता है, इसका कंडीशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता। पहला क्या कंडीशन है, देखिए वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, ये होता है। तो वर्क डन कब कब जीरो होगा, अगर आपने कोई बॉडी पे, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें हमने कोई फोर्स ही नहीं लगाया, यानी कि एफ की वैल्यू क्या हो गया, अगर आपका जीरो हो गया, तब आपका क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, आपका जीरो होगा, ठीक है ना। क्योंकि आपने इसमें कोई फोर्स लगाया ही नहीं, तो सिंपल सी बात है, वर्क डन जीरो होगा। दूसरा कंडीशन, ये पहला हो गया कंडीशन। दूसरा कंडीशन, आपने इसमें फोर्स लगा रहे हो, आप इसमें फोर्स लगा रहे हो, देखिए ये मैं पूरा फोर्स लगा रहा हूँ इस पर, उसके ऊपर जोर से, लेकिन इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ना ही विस्थापन हुआ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो होगा तो भी वर्क की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तीसरा कंडीशन, अगर थीटा अगर 90 डिग्री होगा, यानी ये जो फोर्स है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, या फिर ये फोर्स है या ये डिस्प्लेसमेंट है, ये अगर 90 डिग्री होगा तो भी आपका कंडीशन वर्क डन की क्या हो गई, जीरो हो गई। नेक्स्ट, चौथा कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे कभी भी वर्क डन डायरेक्ट पूछ लिया जाए, जो अभी हमने समझा था, ठीक है ना, एक तो आपका क्या समझा हमने, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक हमने क्या समझा, एक हमने नॉर्मल रिएक्शन के, यार नॉर्मल फोर्स के कारण। तो अगर कभी भी ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये नोट क्लिक कर लीजिए, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना, एंड नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या होता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन वर्क डन इज जीरो, ठीक है ना। समझ में आया, वर्क डन इज जीरो, लिखिए सुनिए, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ये आपका ऑब्जेक्ट था, इधर आपने फोर्स लगाया और आपकी नीचे क्या लग रही थी, वेट लग रही थी, और बॉडी इधर मूव कर गया था, यहाँ आ गया था बॉडी आपका, और ये बॉडी डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है। तो ये जो वेट था और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसके बीच 90 डिग्री बन रहा था इसलिए। और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन में हमने क्या देखा था, ये सरफेस थी, ये ऑब्जेक्ट था, ये आपने फोर्स लगाया था, ये ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया था, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ था। और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जो वेट होता है उसका एक रिएक्शन देता है आपका नॉर्मल रिएक्शन, न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार, कि एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और इसके डिस्प्लेसमेंट के बीच में भी 90 डिग्री। तो ये चार कंडीशन याद रखिएगा, फोर्स जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, थीटा 90 डिग्री, और ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन वर्क डन जब भी पूछा जाएगा तो वो क्या होगा, आपका जीरो होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया, नेगेटिव वर्क आपको ये भी समझ में आ गया। अब अच्छा क्वेश्चन करते हैं, उससे और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आइए क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, पूरा कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर लेंगे। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं, इससे पहले आपको कुछ प्रैक्टिकली चीज़ें हम समझाते हैं, जो चीज़ें अभी हमने पढ़ा है उसको कैसे प्रैक्टिकली, तो मैंने बहुत कुछ दिखा दिया, 90 डिग्री पे कैसे होगा डिस्प्लेसमेंट वगैरह। देखिए एक बार ऑब्जेक्ट आपका ऐसे रखा हुआ है, कोई सरफेस है, ठीक है ना, आपने क्या किया, इस पर आपने फोर्स लगाया इस प्रकार से। देखिए क्या होता है, आपने भी सिंपल सी बात है, कई बार आप, ठीक है ना, ये कोई बंदा है, ठीक है, और इसके ये हाथ है, और इसके पास क्या है, ये एक ट्रॉली बैग है, ठीक है। ये या तो ये एक बार ऐसे लेके जा रहा है, ये जो फिगर है इसके अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। ये आपका एक बंदा है और इसने जो है इस हाथ को लिया हुआ है और ट्रॉली बैग को इस प्रकार से इस एंगल पे ये चल रहा है इधर, ठीक है, और ये बंदा इधर चल रहा है अपना इस प्रकार से लेके। अब दोनों केस में ये कुछ वर्क कर रहा होगा, यानी कि वर्क 1 लिख दे रहा हूँ, और ये भी कुछ वर्क कर रहा होगा, वर्क 2 कर रहा है। ये वाला कंडीशन इसका है, ये वाला कंडीशन इसमें। नॉर्मली हम लोग जो चलते हैं ऐसे चलते हैं, कुछ एंगल में क्या करते हैं, ट्रॉली बैग को ले लेते हैं और इस एंगल, क्यों ऐसा करते हैं इसके पीछे रीज़न समझिएगा, ठीक है ना। देखिए ये ट्रॉली बैग आपका, आपने जस्ट इस प्रकार से फोर्स लगाया है, ठीक है, फोर्स लगाया है, और इधर आपका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये बॉडी ए से आप बी तक लेके आ गए, कितना डिस्टेंस मूव किए, 5 मीटर। तो चलिए वर्क निकालते हैं, कैसे निकलता है। फर्स्ट कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क निकाल रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये है, इस कंडीशन में हम लोग ट्रॉली बैग लेके चल रहे हैं, तो वर्क इक्वल्स टू क्या होता है,
एफ एस कॉस थीटा। तो सबसे पहले थीटा क्या होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, ये क्या आपका फोर्स है और ये क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो ये फोर्स का डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट थीटा क्या हो गया आपकी, थीटा क्या आपकी 0 डिग्री है, ठीक है। यानी कि फोर्स कितना आपने लगाया 10 न्यूटन और 5 मीटर की डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 10 × 5 और ये क्या है कॉस 0 डिग्री यानी कि 1, यानी कि 50 जूल आपको वर्क करना पड़ा है, ठीक है ना। ये आपका वर्क 1, यानी कि आप इस 5 मीटर डिस्टेंस कवर किए हैं इस ट्रॉली बैग को लेकर के, तो आपको कितना वर्क करना पड़ा है, आपको 50 जूल का वर्क करना पड़ा है, ठीक है। लेकिन यही केस क्या हुआ, जब आपने ट्रॉली बैग को एक इस एंगल में, आप अपने वाइफ को लेकर के चल रहे हैं इस ट्रॉली बैग को, तो जब लेके चलेंगे अभी तो इस एंगल पे खींच के चलेंगे, तो इस केस में क्या होगा, सेकंड केस में वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू कितनी है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच की जो वैल्यू है आपकी 60 डिग्री दी हुई है, ठीक है ना। थीटा कितनी है, तो 60 डिग्री है, समझिएगा। फोर्स कितना आपका लग रहा है, फोर्स यहाँ पे भी आप उतना ही लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट आपका 5 मीटर यहाँ हुआ। तो चलिए आइए देखते हैं। तो फोर्स लगाया आपने 10 और डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 और कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 कितना होता है, तो कॉस 30 कितना होता है, √3/2। तो कॉस 60 कितना होता है 1/2, ठीक है। तो 10 × 5 × 1/2। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको वर्क जो करना पड़ रहा है वर्क 2, ठीक है ना, 25 जूल। देखिए अगर आप जब भी जाएं, ठीक है ना, शादी के बाद, तो ट्रॉली बैग को ऐसे ना लेकर के जाएं, ऐसे लेकर के जाएं, आपको वर्क कम करना पड़ेगा, तो आपको थकावट कम फील होगी, तो आपको गुस्सा कम आएगा। तो ये आपका एक प्रैक्टिकली एनालिसिस हो गया, ठीक है, ये चीज़ें आगे। अब चलिए चलते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे, ये क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई एक, हिंदी में कोई टेंशन नहीं, पढ़ रहे क्या बोला गया, हिंदी वाले भी समझ में आएगा, कि एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। 5 हिंदी इंग्लिश पढ़ लेते हैं पहले। 5 kg ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए ऑन अ टेबल। चलिए एक टेबल पहले बना लेते हैं, हिंदी में भी समझ में आ जाएगा आपको। ये कोई एक टेबल है मान के चलते हैं, यहाँ आपने एक ऑब्जेक्ट रखा है 5 kg का, ये ऑब्जेक्ट है ए ऑन ए टेबल, यानी कि ये आपका एक पोजीशन ए हो गया, ए ऑन ए टेबल, एंड इट इज़ ब्राउट टू पॉइंट बी। यहाँ आन के चलते हैं, इसको आपने ब्राउट किया, यहाँ तक खींच के ले आया इस बी पोजीशन पे, यानी ये डिस्प्लेसमेंट आपने कवर किया है, ये आपने विस्थापन कवर किया है, ठीक है। यह हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो गया आपका विस्थापन, ठीक है। देन व्हाट इज़ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी आपने इधर एक फोर्स लगाया था, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये बॉडी इधर डिस्प्लेस करेगी भाई, ठीक है ना। बॉडी किधर मूव, जिधर आप फोर्स लगाएंगे बॉडी उधर ही तो मूव करेगी ना। तो डिस्प्लेस की इतना, कितना डिस्प्लेस किया है, तो यहाँ कुछ दिया नहीं, तो मान के चलते हैं हम, यहाँ आपका ये एस डिस्प्लेसमेंट हुआ या एस मीटर हुआ, ठीक है ना, एस डिस्प्लेसमेंट हुआ, एस मीटर हुआ। तो आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, ऑप्शन ये दिया हुआ है। तो आपसे ये नहीं पूछा है कि इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण कितना आपको वर्क करना पड़ा है। अगर आपको ये पूछा रहता है एक्सटर्नल फोर्स के कारण हो, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, कार्य बताइए बाह्य बल के कारण, तो एफ एस कॉस थीटा। तो एफ और एस की डायरेक्शन, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो एफ आपका एफ हो जाता, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है आपकी, तो एस है, तो एफ एस आपको वर्क करना पड़ता, ठीक है। ऑप्शन में आपको एक एफ एस, ये आपका एफ एस था, ठीक है ना, एफ एस रहता और आप उसको टिक करके आ जाते, लेकिन नहीं, आपसे पूछा ही नहीं। आपसे पूछा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्व बल के द्वारा आपको निकालना है। यानी कि अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन आप करेंगे mg का, यानी कि वेट काम कर रहा होगा। अब ये जो mg आया है, ये mg है, और बॉडी डिस्प्लेस इधर हो रहा है, यानी कि इसके बीच में कितना है एंगल, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। और मैंने बताया भी था आपको, ठीक है ना, ये देखिए मैंने आपको बताया भी था, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन वर्क डन इज क्या होगा 0। अब इसको आप कैलकुलेट भी कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो वर्क डन इक्वल्स टू ड्यू टू ग्रेविटेशनल, लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एफ एस कॉस थीटा। तो एफ क्या है आपका mg है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एस मीटर हुआ, कॉस थीटा क्या है कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 जूल इसका आंसर हो जाएगा। चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई बताइए। चीज़ें आई होप पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी, पूरा ऑलमोस्ट। अब देखिए वर्क हमने समझा दिया, पूरा डिटेल समझा दिया एक ही लेक्चर में। मुझे नहीं लगा था कि एक लेक्चर में ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हाँ इस पर अभी और भी हम न्यूमेरिकल वगैरह भी कर लेंगे, देख लेते हैं न्यूमेरिकल जो भी होगा करना। बाकी प्रैक्टिस सेशन भी हम लोगों को करना ही है, वर्क एनर्जी पावर का जिस प्रकार से सारे टॉपिक हम लोग करते हैं, तो उसमें और भी न्यूमेरिकल्स वगैरह भी कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट वर्क कंप्लीट है, फिर एनर्जी पावर पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, यहीं पे मिलेंगे हम लोग कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।